नमस्कार, मेरा नाम महिपति शिवदास, हिंदी विभाग, सदगुरु गाडगे महाराज कॉलेज कराड़। मेरे व्याख्यान का विषय है कहानी की रचना प्रक्रिया। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल के अंतर्गत गद्य साहित्य का निर्माण काफ़ी मात्रा में होता गया। गद्य में विविध विधाओं का निर्माण होता गया। उपन्यास हो, नाटक हो, एकांकी हो, निबंध हो, रिपोर्टाज हो, डायरी हो, आत्मकथा हो, इन्हीं विधाओं के भांति कहानी यह भी उतनी ही सशक्त विधा है। कहानी के बारे में रचनाकारों ने काफ़ी लिखा गया है। यह कहानी एक तो लोक कल्याण के लिए, लोक रंजन के लिए, उपदेश देने के लिए जो लिखी जाती है। कहानी के हम जितने भी उद्देश्य देख लेते हैं तो उद्देश्यों के अंतर्गत लोक कल्याण, लोगों के लिए उसे कोई ना कोई मिलना जरूरी है, सीख के रूप में, उपदेश के रूप में, या उनका मनोरंजन भी होना चाहिए। तो कहानी के द्वारा ये समन्वय पूरा का पूरा प्रस्तापित हो जाता है। इसी कहानी विधा के लिए कई नामों से जाना जाता है। कहानी के लिए अंग्रेजी में तो स्टोरी कह दिया जाता है। इसी अंग्रेजी के अलावा हिंदी में आख्यायिका, कथानक, कथनिका, कहानियाँ, कथिका, कहिया, ऐसे विविध नाम कहानी के लिए हमारे सामने शब्दकोशों में दिखाई देते हैं। इसी कहानी को व्याख्या में परिभाषित कर देने का काम भारतीय विद्वानों ने और पाश्चात्य विद्वानों ने करने का प्रयास किया है। सबसे पहले हम पाश्चात्य विद्वान जो H.G. वेल्स, इसी H.G. वेल्स जी ने कहानी के संदर्भ में जो विचार रखा है इसके बारे में कहना अपेक्षित मान लेते हैं। उनके अनुसार एनी पीस ऑफ शॉर्ट फिक्शन which can be read in 20 minutes would be a short story। इसका सीधा साधा मतलब है कि जो कथा अधिक से अधिक 20 मिनट में ही पढ़ी जाए, 20 मिनट के बदले 25-30 तो थोड़ा सा बोझिल लगने लगता है। दूसरे पाश्चात्य विद्वान एलरी है और एलरी कह देते हैं ये शॉर्ट स्टोरी इज जस्ट a horse race, it is the start and finish that count most। हिलरी के अनुसार यहाँ पर बता दिया जाता है कहानी घुड़दौड़ के समान होती है और इसी घुड़दौड़ के अंतर्गत क्या होता है, उसी दौड़ की प्रारंभ और दौड़ का अंत जितना महत्वपूर्ण होता है उतना ही कहानी के अंतर्गत प्रारंभ और अंत होना जरूरी है। कहानी के संदर्भ में भारतीय विद्वान, चाहे मुंशी प्रेमचंद हो, चाहे श्याम सुंदर दास हो, इन्होंने परिभाषा, उसकी व्याख्या कर देने का काम कर दिया है। मुंशी प्रेमचंद जी ने तो 300 से भी ज्यादा कहानियों का निर्माण किया है और यह कहानियां मानसरोवर भाग 1 से लेकर 8 तक इन्हीं भागों में विभाजित कर दी गई है, प्रकाशित कर दी गई है। मुंशी प्रेमचंद जी ने इसी कहानी के लिए गल्प ये शब्द प्रयोग दिया और गल्प ये शब्द प्रयोग देते हुए वो कह देते हैं कि कहानी के अंतर्गत जीवन का एक अंग होता है। जीवन के अंग के साथ साथ जीवन का कोई मनोभाव जो प्रदर्शित कर दिया जाता है और लेखक कोई ना कोई उद्देश्य पाठकों के सामने रख देता है। अगर हमने मुंशी प्रेमचंद जी की जितनी भी कहानियां पढ़ने का काम किया तो पता चलता है कि उनकी अधिकतर कहानियां उपदेशात्मक है। उपदेश के साथ साथ कोई सुधार की कामना करने वाली कहानियां हैं और इन्हीं सुधारवादी कहानियों के द्वारा हमें उपदेश प्राप्त होता है, उपदेश मिल पाता है। कहानी के आकार के संदर्भ में थोड़ा सा अगर हमने देखा तो कहानी का जो आकार है
पृष्ठों में हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन इतना निश्चित है, अब 10 में से ज्यादा 10 पृष्ठ होते हैं तो वो कहानी साधारण बोझिल लगने लगती है। 10 के बदले अगर 4 या 5 पृष्ठों की कहानी ज्यादा प्रभाव निर्माण कर देती है या पाठकों को पढ़ने के लिए और तैयार कर देती है, तत्पर कर देती है। इसीलिए विद्वानों के मुताबिक कहानी के पृष्ठ 5 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। अब इन्हीं कहानी के अंतर्गत कल्पनाशीलता का आप आधार ले सकते हैं, नाटकीयता का आधार ले सकते हो, स्वाभाविकता, मनोविज्ञान का प्रभाव उत्पन्न करने वाली पद्धति का जो आप उपयोग कर सकते हैं और इसी उपयोग के अनुसार कहानी का निर्माण होता है। देखिए, ये जो कहानी विधा है जो आधुनिक काल की देन है, तो इस आधुनिक काल की जो होने वाली देन, ये कहानी कैसे बनती है, कहानी बनने की प्रक्रिया कैसी है, इनके संदर्भ में अगर हम जान लेते हैं तो पता चलता है कई विद्वानों ने कहानी की रचना प्रक्रिया 6 तत्वों के आधार पर मानी है, तो कई विद्वान कहानी की रचना प्रक्रिया 7 तत्वों के आधार पर मान लेते हैं। जैसे हम देखते हैं कहानी का जो तत्व है, तो पहला तत्व है कथानक, जिसे हम स्टोरी कह देते हैं, या दूसरे तरीके से कथा वस्तु, जिसे अंग्रेजी के अंतर्गत प्लॉट ऐसा शब्द है। तो कथानक अथवा कथा वस्तु ये कहानी का पहला तत्व है। कहानी का जो दूसरा होने वाला तत्व है पात्र एवं चरित्र, पात्र एवं चरित्र चित्रण, ये कहानी का दूसरा तत्व है। कहानी का तीसरा तत्व है कथोपकथन, कथोपकथन जिसे कह दिया जाता है संवाद, संवाद कहानी का तीसरा तत्व। कहानी का चौथा तत्व है देश काल वातावरण, देश काल वातावरण, देश काल वातावरण। कहानी का पांचवा तत्व है जिसका नाम है भाषा शैली, भाषा शैली। और कहानी का अंतिम कहने के बदले और भी रह सकता है, जैसे उद्देश्य, जो आलोचक 6 तत्व मान लेते हैं उन्हीं के मुताबिक ये 6 तत्व है, और 7 तत्व मानने वाले जो विद्वान है उन्हीं के मुताबिक कहानी का जो अंतिम 7वें मानने वाले लोगों का कहना है शीर्षक, शीर्षक यह भी कहानी का तत्व है। हम एक एक तत्व पर विचार कर देने का काम करेंगे कि कहानी का पहला होने वाला तत्व कथा वस्तु, जिसे कथानक कह दिया जाता है, ये कथा वस्तु कैसे होनी चाहिए। कथा वस्तु के लिए विषय की कोई सीमा नहीं है। वह कथा वस्तु आप सामाजिक लिख सकते हो, राजनैतिक लिख सकते हो, मनोवैज्ञानिक लिख सकते हो, यथार्थवादी लिख सकते हो या अति यथार्थवादी लिख सकते हो। तो कहानी के संदर्भ में विषय की कोई सीमा नहीं। पौराणिक लिख सकते हो, तो आपको जिस तरीके से अपेक्षित है आप कहानी को निर्माण कर सकते हो। कहानी के अंतर्गत 3 बातें महत्वपूर्ण है। कहानी के कथा वस्तु के अंतर्गत 3 बातें महत्वपूर्ण है। 1 कहानी का प्रारंभ, 2 कहानी का मध्याह्न, 3 कहानी का अंत। कि यह क्या है? प्रारंभ, मध्याह्न, अंत। और इसके संदर्भ में मुझे यहाँ पर चंद्र किरण सोन रिक्शा की कथा याद आती है, जिसका शीर्षक है मर्द। चंद्र किरण सोन रिक्शा की कहानी का शीर्षक मर्द। और मर्द किस तरीके से होता है पुरुष के लिए ये कैसे अभिप्रेत है, इसके संदर्भ में हम यहां पर बता देते हैं। देखिए कहानी की शुरुआत कैसी हुई है, कहानी का आरंभ कैसे हुआ है। कहानी के अंतर्गत पात्र होते हैं। पात्रों के बारे में हम उन्हीं तत्वों के दरमियान चर्चा करेंगे। पात्र कैसे होने चाहिए, देश काल वातावरण कैसा होना चाहिए, एक एक तत्व के मुताबिक हम उनकी चर्चा करेंगे। अब
कथा जो है मर्द, इस कथा के अंतर्गत एक पात्र है सत्येंद्र, जो कहानी का प्रमुख पात्र है, कहानी का नायक है, जो बीए तक जिन्होंने शिक्षा हासिल की है। कहानी के अंतर्गत दूसरा पात्र है सुशीला। कहानी के अंतर्गत तीसरा पात्र सत्येंद्र की माता, सत्येंद्र के पिता, सत्येंद्र के ताऊ, चाचा, चाची, सत्येंद्र के होने वाले छोटे छोटे भाई बहन। अब इन्होंने बीए की उपाधि धारण कर दी है। अब यह जो कहानी है, यह कहानी स्वाधीनता के पहले की है, और स्वाधीनता के पहले की होने के नाते यह ध्यान में रखना चाहिए, उसी अवसर पर लोगों की नौकरी के प्रति ज्यादा आकर्षणता नहीं थी। खुद का छोटा मोटा कारोबार हुआ करता था, कंपनी सरकार के अंतर्गत एका तो दूसरा नौकरी कर देता था, फौज के अंतर्गत एका दूसरा नौकरी कर देता था। मुझे यह बता देना है कि जब यह सत्येंद्र बीए पास हो गया, और बीए पास होने के बाद उन्हें घर से पूछा गया कि क्या नौकरी करोगे, तो उन्होंने कह दिया नहीं, मुझे नौकरी के प्रति उतनी आसक्ति नहीं है। नौकरी के बदले मैं मेरे पुरखों का होने वाला जो भी उद्योग है, व्यवसाय है, इन्हीं व्यवसायों को ही धारण करूंगा। और पुरखों का व्यवसाय क्या था? तेल गिरनी, जो ऑयल मिल जिसे हम बोलते हैं, तो ऑयल मिल सत्येंद्र के चाचा और पिता की होने वाली। अब देखिए, बात ऐसी होती है कि वह सत्येंद्र तेल की गिरनी में ही मुंशी का, दफ्तर में क्लर्क का काम करने का सोच लेता है। थोड़े दिनों में घर परिवार के अंतर्गत शादी की चर्चा होती रहती है। बेटा जवान हो गया है, और बेटा जवान होने की वजह से उनकी शादी होना जरूरी है, और इसलिए उनके पास प्रस्ताव रख दिया जाता है। तो वह कह देता है कि ठीक है, मैं शादी के लिए राजी हूं, और उनकी शादी पड़ोस ही के गांव में होने वाली सुशीला नामक युवती के साथ तय होती है। देखिए, हमने प्रारंभ के अंतर्गत क्या देखा? प्रारंभ के अंतर्गत सत्येंद्र का परिवार देखा। सत्येंद्र का परिवार के साथ साथ उनका जो कॉलेज पढ़ाई का विचार वह पढ़ा, वह देखा। अब मध्याह्न के अंतर्गत हम देखते हैं कि सत्येंद्र, जिनके विवाह के संदर्भ में चर्चा हो रही है, वह विवाह के लिए तैयार हो गया है, और सुशीला नामक युवती के साथ उनका विवाह लगभग तय हो चुका है। थोड़े दिनों में सुशीला के साथ सत्येंद्र का विवाह होता है, और वह एक पवित्र ऐसा पावन अवसर जिसे हम कुंभ मेला कह देते हैं, इसी कुंभ मेले में नहाने के हेतु जाने का सोच लेते हैं। और कुंभ मेले में नहाने के लिए सत्येंद्र सुशीला के साथ उनके चाचा, चाची, ताऊ जी वो निकल पाते हैं। इसी कुंभ मेले में काफी भीड़ है, और भीड़ होने की वजह से अचानक एक जगह पर, एक चौराहे पर यह सुशीला खो जाती है। ये पूरे परिवार वाले उसे गंगा में डुबकी लगाने के लिए चले जाते हैं, डुबकी लगा देते हैं, और जब बाहर आ जाते हैं अचानक उन्हें याद आता है कि सुशीला कहीं दिखाई नहीं देती, और फिर वो विचार कर देते हैं कि शायद इसी सुशीला को किसी मगरमच्छ ने उठा लिया, और इसी कारणवश वो क्या कर देते हैं, वो कुंभ मेले का जो भी धार्मिक पर्व है आधे में छोड़कर घर लौटते हैं। घर परिवार वालों में से कोई एक आध कह देता है कि कुल अच्छा नहीं थी, हमारा उन्होंने मुंह काला कर दिया। ऐसी भी कोई शेरो शायरी सुनाई देती थी। अब घर परिवार में आने के बाद यह सत्येंद्र दुखित तो है। लगभग 12 दिन का कालावधि बीत रहा है, तब तक उसके परिवार वालों में से, कई मेहमानों में से उनकी जो चिंता है वह हल कर देने का काम कर देते हैं। कभी कभार उन्हें कह देते हैं कि हम दूसरी सगाई लगवा देंगे, कोई रिश्तेदार उसके पीछे लगे हुए हैं, आप चिंतित मत हो, दूसरी सगाई, और इस तरीके से लगभग तय। अब देखिए, बात यह होती है कि 13वें दिन एक तांगे से 2 खद्दरदारी पुरुष और एक घूंघट ओढ़े हुए एक युवती आ पाती है। जहां पर सत्येंद्र खड़ा है उसी जगह पर वो जाकर उनके चरण स्पर्श कर देती है,
और ये खद्दरदारी पुरुष सत्येंद्र के परिवार वालों की विनती कर देते हैं कि यह 12 दिनों से यह हमारे घर परिवार के अंतर्गत रह रही है, जो हमारे बेटे के भांति है। अब इनके पीछे कई गुंडे लगे हुए थे जिन्होंने गहने गले में परिधान कर दिए थे और गहने को उठाने के हेतु, हड़प करने के हेतु ये गुंडे लगे हुए थे। तो हमने आपकी बेटी बहू को बचा लेने का काम कर दिया है, तो यह आपकी ये लड़की, आपकी ये बहू हम सौंपते हैं। तो उसी अवसर पर सत्येंद्र के होने वाले चाचा, सत्येंद्र के होने वाले रिश्तेदार अब बहू के रूप में इसी सुशीला को मानते नहीं है। अब बात देखिए, ये मध्याह्न चल रहा है हमारा कहानी का प्रारंभ हमने देखा, पानी का मध्याह्न देख रहे हैं। अब कहानी अंतिम चरम सीमा तक आ गई है। एक तो ये सुशीला, ये भी पढ़ी लिखी है, सत्येंद्र से 2 साल पीछे है, और जो कुंभ मेले में नहाने के लिए जाने के बाद खोने के पश्चात परिवार वालों से उस पर ऐसा एक कलंक लगा दिया गया है कि वो 12-13 दिन घर से बाहर है, इसीलिए हम उसे स्वीकार नहीं कर सकते, उसे अस्वीकृत कर देते। देखिए, मानसिकता है, मानसिकता के मुताबिक ये होता रहता है। जब हम समापन की ओर बढ़ते हैं, कहानी के समापन की ओर बढ़ते हैं, तो वह समापन काफी महत्वपूर्ण है। अब यह सत्येंद्र कह देता है कि किसी भी हालत पर यह सुशीला घर से बाहर नहीं जाएगी। मैं जानता हूं वो मेरे साथ कितनी एकनिष्ठ है और उन्हीं की ओर से ऐसा कोई दुष्कर्म नहीं हो सकता है। तो यहां पर परिवार वाले पूरे के पूरे सुशीला के विरोध में होते हुए सुशीला को न्याय देने का काम, पत्नी के रूप में मानने का काम अगर कोई कर देता है तो उसका पति सत्येंद्र। तो इस मर्द कहानी के अंतर्गत प्रारंभ, मध्याह्न और समापन या अंत हम इस तरीके से देखते हैं। देखिए, कहानी के अंतर्गत कई गुणों की भी आवश्यकता होती है और गुणों के अनुसार कहानी बनती है, कहानी गढ़ती है, कहानी लिखी जाती है। तो कहानी के अंतर्गत प्रभाव अत्यधिक उत्पन्न होता है। कहानी में क्या क्या होना चाहिए? एक तो कहानी नवीन होनी चाहिए, नवीन विषय से संबंधित होनी चाहिए, उसमें लेने के लिए कोई ना कोई नया उपदेश होना चाहिए। फिर उसी कहानी के अंतर्गत मौलिकपन होना चाहिए, कहानी के अंतर्गत रोचकता होनी चाहिए, आगे क्या हो रहा है, आगे क्या होने वाला है, ऐसी मन में बात निर्माण होनी चाहिए। या इसी कहानी के अंतर्गत आकर्षणता यह भी होनी चाहिए। यह कहानी बोझिल होने के बदले संक्षिप्त, कम शब्दों में होनी जरूरी है, या उसी कहानी के द्वारा प्रभाव उत्पन्न होना, विश्वसनीयता निर्माण होना, यह भी गुणों के लिए जरूरी होता है। हम यहाँ पर और 1-2 कहानियों का जिक्र कर देंगे कि मौलिकता, ये मौलिकता कैसी होती है। कहानी का शीर्षक है मुंशी प्रेमचंद लिखित नमक का दारोगा। बिल्कुल संक्षिप्त में मैं लेना आवश्यक मानता हूं। इस नमक का दारोगा कहानी के अंतर्गत होने वाले चरित्रों में से एक है वंशीधर, दूसरे है उसी इलाके के सेठ आलोपी दीन, वंशीधर के माता पिता। हम देखते हैं यह भी कहानी स्वाधीनता के पहले की है, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद जी की जो कहानियां है स्वाधीनता के पहले है। मुंशी प्रेमचंद जी का निदान 1936 के दरमियान हो गया है, तो पूरी उनकी रचना स्वाधीनता के पहले की है। और उसी जमाने में चुंगी, जिसे हम टैक्स बोल पाते हैं, तो शहर के बाहर होने वाले जितने भी नाके हुआ करते हैं, इन्हीं जगहों पर चुंगी देकर उस माल को एक जगह से दूसरी जगह, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो लाने आने का काम हुआ करता है। अब एक स्थान पर वंशीधर की नियुक्ति हो गई है कर संकलन करने के हेतु, चुंगी वसूल करने के हेतु। और एक रात के दरमियान ये वंशीधर क्या देख लेता है कि एक नहीं 10-20 गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है। वो उन्हीं गाड़ियों को रुकवा देता है। पूछताछ होने के बाद पता चलता है कि उसी गाड़ियों के अंतर्गत नमक की बोरियां भरी पड़ी है।
और उन्हीं बोरियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम हो रहा है। ये वंशीधर पहले पूछ लेता है कि क्या क्या चुंगी की व्यवस्था क्या है। तो उस अवसर पर जो शासकीय नियमों के मुताबिक जो कर होना चाहिए, जो टैक्स होना चाहिए, जो रसीद होनी चाहिए, ये रसीद देने के बदले उन्हें कुछ रुपयों का लालच दिखा दिया जाता है। जैसे कि 10 रुपए, 20 रुपए, 200 रुपए, 400 रुपए, 10,000 रुपए तक, 50,000, 40,000। तो एक ऐसा उन्हीं के सामने आमिष चलता रहता है। वंशीधर किसी भी हालत पर उसी लालच का बलि नहीं बनता। वह कह देता है कि कायदे के अनुसार आपको दफ्तर में आना होगा। उनकी पूरी की पूरी गाड़ियां पुलिस थाने में लाई गई। 2-4 दिनों में उसकी सुनवाई हो गई। पंडित अलोपी दीन, जिनकी ऊंची पहचान होने की वजह से तुरंत छूट जाते हैं। हम देखते हैं वंशीधर पर एक इल्जाम लगा दिया जाता है कि आपने भले मानस पर दोष लगा दिया है, और भले मानस पर दोष लगा देने के नाते आपको नौकरी से निष्कासित कर दिया जाता है। देखिए, वंशीधर के पिता ने उन्हें समझा दिया था, बेटे तेरी तनख्वाह कैसी है? वो पूर्ण मास के अनुसार है, पूर्णिमा के दरमियान है। पूर्णिमा के दरमियान वह चांद बड़ा दिखता है और धीरे धीरे उनकी जो आकृति कम 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 होती जाती है। उस तरीके से महीने में 1 से लेकर 5 तारीख तक तेरी तनख्वाह जो होती रहती है वो आपको ज़्यादा दिखेगी, और धीरे धीरे महीने के अंत तक आते आते वह तनख्वाह समाप्त होती रहेगी। तो खर्च भी उतना करो कि जितना हमारा आवश्यक है। चाहता तो वंशीधर उसी अलोपी दीन की ओर से रिश्वत ले लेता, लेकिन उन्होंने रिश्वत नहीं ली है। बात आगे बढ़ती है। मैं संक्षेप में ये बता देना जरूरी मानता हूं कि अलोपी दीन अपनी जो जायदाद है, अपनी जो मालमत्ता है, इसी मालमत्ते पर दीवान जी की नियुक्ति कर देना चाहते हैं। वो आसपास के होने वाले पढ़े लिखे जो लोग हैं, इन्हीं में से वो सीधे वंशीधर के पिता के घर आ जाते हैं और वंशीधर के पिता के चरण स्पर्श कर देते। चरण स्पर्श कर देने के बाद उन्हें समझा देते कि हम आपके बेटे को हमारे इस जायदाद का मुकादम बना देना चाहते हैं। तो वंशीधर के पिता जो रोने लगे, वह कहने लगे कि हमारे बेटे ने आपकी एक नहीं सुनी, बेटे ने गलत काम किया, हम माफी मांगते हैं। तो अलोपी दीन सीधा वंशीधर के पिता को समझा देता है कि आपका बेटा लाखों में एक है, आपका बेटा सही मायने में हीरा है। हमने उनके सामने इतना आमिष दिखा दिया था, उन्होंने आमिष के पीछे न लगते हुए अपना जो कार्य है यह कार्य कर दिया, और यह कार्य उचित कार्य है। इसीलिए हम हमारे पूरे के पूरे कारोबार का दीवान के रूप में, दीवान जी के रूप में उसकी नियुक्ति कर देते हैं। साल भर के लिए उनकी तनख्वाह होगी, रहने के लिए मकान होगा, घूमने के लिए घोड़ा होगा। तो मौलिकता के अंतर्गत मुझे ये समझा देना है। कहानी के अंतर्गत और भी विचार समझा दिया है कि उनके पिता कह रहे थे कि हमें हरिद्वार की यात्रा करवा दो, पत्नी कह रही थी हमें अलंकार जेवरात, लेकिन ऐसा कुछ भी उन्हीं की ओर से नहीं हुआ। लेकिन कहानी के अंत में हमें पता चलता है, अगर अच्छी हमारी सीख होती है, अच्छा हमारा आचरण होता है, तो जीवन के अंतर्गत कुछ भी कमियां महसूस नहीं होती है। तो कहानी के गुणों के संदर्भ में मुझे समझा देना था, नवीनता होनी चाहिए, मौलिकता होनी चाहिए, रोचकता होनी चाहिए, आकर्षणता होनी चाहिए, साथ ही साथ संक्षिप्तता, प्रभाव उत्पन्न कर देने की क्षमता कहानी के अंतर्गत होना जरूरी है। इसी के आधार पर यह कहानी पाठकों के दिलों में बसती है, पाठकों के दिलों में रह पाती है। हम दूसरे तत्व की ओर उभर पाते हैं, पात्र एवं चरित्र चित्रण। अब पात्रों के संदर्भ में जब हम वर्गीकरण कर देते हैं तो ये पात्र कैसे होते हैं? एक तो समाजगत होते हैं, वर्गगत होते हैं। लिंग के आधार पर दे दिया तो स्त्री पात्र होता है,
पुरुष पात्र होता है। ज्ञान के आधार पर देख लिया तो अनपढ़ पात्र होता है, शिक्षित पात्र होता है। महत्व के आधार पर देख लिया तो मुख्य पात्र होता है, गौण पात्र होता है। या हर एक विचार हम कहानी के संदर्भ में रख सकते हैं। वर्गीकरण के संदर्भ में विद्वानों ने कहानी के अंतर्गत ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 बता दिए हैं। अगर 7, 10, 12 ऐसे पात्र कहानी के कथानक के अंतर्गत हम रखेंगे तो उसी कहानी का प्रभाव बिल्कुल कम होता रहेगा। इसके अंतर्गत चरित्र चित्रण की प्रणालियां भी बना दी गई है, जैसे वार्तालाप प्रणाली है, संवाद प्रणाली है, संकेत प्रणाली है, घटना प्रणाली है। तो सफल चरित्र चित्रण के लिए इन्हीं प्रणालियों की आवश्यकता होती है। अगला हमारा तीसरा कथोपकथन या संवाद शिल्प। कथोपकथन, यह कथोपकथन से क्या होता है? कहानी के अंतर्गत रोचकता बढ़ती है, सजीवता आती है, या कहानी पढ़ने के लिए वो पाठक लालायित होता है। कथा वस्तु को आगे क्या होता है इसके संदर्भ में वो सोचने लगता है। पात्रों के विचार, पात्रों के आदर्श, पात्रों के दृष्टिकोण, इनके संदर्भ में कथोपकथन से हमें जानकारी मिलती है। हमेशा संवाद लंबे या बोझिल नहीं होने चाहिए। यह संवाद पात्रों के अनुकूल होने चाहिए। जो पढ़ा लिखा पात्र है, अगर इसी पात्र के मुंह से गालियां भरा शब्द प्रयोग आ जाता है तो वह ठीक नहीं लगता है। उस तरीके से हम देखते हैं कि अगर अनपढ़ व्यक्ति संस्कृत शब्दों को उच्चारित कर देता है तो भी वह हास्यास्पद बनने लगता है। कभी कभार कथोपकथन के द्वारा कहानी की शुरुआत होती है। जयशंकर प्रसाद की आकाशदीप कहानी इस तरीके से है, इन्हीं नायक नायिका को जलपोत में कैद कर दिया है और एक बंदी दूसरे बंदी से पूछता है कि क्या सो गए क्या, और इससे कहानी की निर्मित होती है। तो कथोपकथन का महत्व कथा वस्तु को गतिशील बना देने के लिए या पात्रों की चारित्रिक विशेषता उद्घाटित कर देने के लिए, कथा में रोचकता लाने के लिए या कथा के अंतर्गत नाटकीयता दिखा देने के लिए आवश्यक होती है। इस तरीके से हम देखते हैं चौथा, देश काल वातावरण। देश का मतलब है स्थान, काल का मतलब है समय, वातावरण का मतलब है परिवेश। कोई भी कहानी बनते समय देश काल वातावरण माने स्थान, समय, परिवेश, इसका विचार रखते हुए ही बनती रहती है और इन्हीं के आधार पर वो ज्यादा महत्वपूर्ण लगती है। अगर पुराणकालीन पौराणिक कथानक है तो पौराणिक कथानक होते हुए आजकल के जो होने वाले सुख सुविधाजनक उपकरण वो नहीं दिखा देना चाहिए, उन्हीं समय के मुताबिक, उन्हीं स्थान के मुताबिक। अगर मध्यकाल की कहानी है तो मध्यकाल के मुताबिक उसके अंतर्गत चित्रण होना जरूरी है, वास्तविक चित्रण होना जरूरी है। तो देश काल वातावरण से सहज, स्वाभाविक, यथार्थ, आकर्षक, रीति रिवाज से युक्त ऐसी कहानियां बन पाती है। कहानी के अंतर्गत जो पांचवा हमारा तत्व है भाषा शैली। तो ये भाषा शैली कैसी होनी चाहिए? पात्रों के मुताबिक होनी चाहिए। और ढीली ढाली जब भाषा होती है तो कहानी का प्रभाव समाप्त कर देती है। और कहानी की सफलता, कहानी की असफलता किस पर निर्भर है? कहानी की सफलता असफलता कहानी की भाषा पर निर्भर है। कहानी के अंतर्गत रचनाकार ने कौन सी शैली अपनाई है, कौन सी रीति अपनाई है, इसी पर उसी कहानी का मूल्यांकन होता है। अगर हम शैली के संदर्भ में भी बात कर दे तो शैलियां कई प्रकार की होती है। आत्मकथनात्मक माने स्वयं रचनाकार बोलने लगता है। वर्णनात्मक पूरा का पूरा इतिवृत्तांत पाठकों के सामने रख देता है। संवादात्मक, दो पात्रों के बीच में संवाद होता है और संवादों के जरिए उसी कहानी का जो भाषा का पक्ष पूरा होता है। फिर पत्रात्मक, डायरी, कथात्मक, ऐसे अनगिनत क्या है शैलियों के मध्य है। हम अंततः आते हैं उद्देश्य की ओर। यह कहानी लिखी किस लिए जाती है, क्या आवश्यकता है? छात्रों, आप जब यहां पर पढ़ने के लिए आए हो, आपने कोई ना कोई मकसद जीवन में रखा हुआ है। उपाधि धारण कर देने के बाद
आपको लगने लगता है किसी न किसी कार्यालय में, किसी न किसी दफ्तर में जैसे कि काम करने, या सरकारी संगठन के अंतर्गत, चाहे बीमा कंपनी हो, चाहे बैंक प्रतिष्ठान हो, चाहे शैक्षणिक क्षेत्र हो, तो इन्हीं के अंतर्गत आप जा सकते हो। तो आपका उद्देश्य क्या है? उपाधि धारण कर देना, अच्छी से अच्छी नौकरी प्राप्त कर देना। तो इस तरीके से मैं कथा के उद्देश्य के संदर्भ इतना कहूंगा कि मात्र मनोरंजन कहानी का उद्देश्य नहीं है। मनोरंजन के साथ साथ उपदेश देना यह भी कथाकार का दायित्व बनता है। और कोई भी रचना सौद्देश्यपूर्ण होती है, कोई ना कोई उद्देश्य निहित होता है, और इसी उद्देश्य के साथ वो कहानी आगे बढ़ती है। मनोरंजन तो होता रहता है, मनोरंजन होना ही चाहिए, लेकिन मनोरंजन के साथ साथ अगर हम जीवन संबंधी विविध पहलू, इन्हीं पहलुओं का उद्घाटन कर देते हैं किसी चरित्र का, तो भी दूसरे के लिए वह महत्वपूर्ण होता है। या किसी विचार, किसी सिद्धांत इनका प्रतिपादन कर देते हैं, तो भी वह कहानी महत्वपूर्ण बन पाती है। युगिन परिस्थितियां, युगिन तथ्य, युगिन समस्या, उसका अगर निरूपण कर दिया जाता है तो वह कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण बन पाती है। अब कहानी के द्वारा हम आशावादी दृष्टिकोण रख देना आवश्यक मान देते हैं। बस शीर्षक के संदर्भ में मुझे 2 शब्द में कह देना जरूरी है कि शीर्षक यह कहानी का आत्मा है। इसी आत्मा की वजह से, जैसे शरीर में हमारा आत्मा महत्वपूर्ण होता है, उस तरीके से किसी भी रचना का शीर्षक जो पढ़ने के बाद हमें वो कहानी पढ़ने के लिए हमारा मन होता है। अब शीर्षक पढ़ने के पश्चात रचनाकार को पाठकों को वो रचना पढ़ने के लिए मोह होता है। तो इस तरीके से कथानक, पात्र, चरित्र, कथोपकथन, देशकाल, वातावरण, भाषा शैली, उद्देश्य और शीर्षक, इस तरीके का कहानी का जो रचना प्रक्रिया का काम पूरा होता है। धन्यवाद।